तो चलिए, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। प्यारे साथियों, इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है तीसरा चैप्टर जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको जो है अध्याय का पूरा आधा पढ़ने को मिल जाएगा और पार्ट 2 में पूरा अध्याय समाप्त मिल जाएगा। और पार्ट 3 में जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों जो है आपको नोट्स के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स मिल पाए तो आपको क्या करना होगा, तो सीधे जो आपको सिर्फ क्या करना होगा, एक जो है 620059045947 जो है इस नंबर पर आपको क्या कॉल करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा 6200 ठीक है 590457 नंबर पर, इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा और इस नंबर पर कॉल करके जो है आप जो है क्रैश कोर्स जो है आप आसानी से ले सकते हैं। क्या कोर्स? क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स का जो ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ले सकते हैं और क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। पहले साथी, जो क्रैश कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पे करना होगा। पे करके जो आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो है इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है का क्रैश कोर्स बनाया जाएगा, ये बनाया जा रहा है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप क्रैश कोर्स के माध्यम से ही अपना रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, 450 से भी ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, इसके साथ हम क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारा सा क्विट साथी, प्यारा सा कथन है, क्या है कि जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर जो है भाग्य ही नष्ट हो जाता है। भाग्य भी हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो है उसी में क्या लिखा हुआ, महाभारत जो है उसी का है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाला है किसके बारे में, महाभारत के बारे में। ठीक है, महाभारत जो है क्या, ठीक है, इसका लेखक कौन हो गया, ठीक है, इसका हम लोग महाभारत के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। तो महाभारत सिर्फ जो है आपको संक्षिप्त परिचय, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि महाभारत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो महाभारत उसका संक्षिप्त परिचय आपको से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहले समझिए, क्योंकि आप यदि समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ना यहाँ से आपका सब्जेक्ट छूटेगा ना ही ऑब्जेक्ट छूटेगा। ठीक है, आप यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है पूरा अध्याय पूरा ध्यान लगा के सुन लेते हैं, पूरा क्लासेस यदि कर लेते हैं, तो आपको जो है इस चैप्टर का नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही जो है आपको इस चैप्टर का सब्जेक्ट क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे, ठीक है, जैसे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, VVI दोनों के दोनों आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। बोले महाभारत, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं महाभारत पर संक्षिप्त परिचय लिखिए। ठीक है, जो महाभारत है उस पर संक्षिप्त वर्णन करने बोला है, ठीक है, पूछ सकता है। तो देखिए, महाभारत जो है हिंदुओं का, जो महाभारत है हिंदुओं का एक प्रमुख, ठीक है, एक जो है महाभारत जो है हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ काव्य है। ठीक है, जो महाभारत है क्या है, हिंदुओं का एक जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। जो क्या स्मृति के इतिहास जो है इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ महाभारत का अनुपम धार्मिक क्या पौराणिक, ठीक है, ऐतिहासिक तथा जो है दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत क्या है, जो महाभारत है काव्य ग्रंथ है। महाभारत का अनुमानिक धार्मिक, ठीक है, धार्मिक है, पौराणिक और जो है क्या ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्या दार्शनिक एक ग्रंथ है। ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ है, दुनिया का सबसे जो लंबा और बोला क्या यह साहित्यिक, ठीक ग्रंथ और जो है महाकाव्य हिंदू धर्म के बोला प्रमुखतम ग्रंथों में से एक है, प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को जो है हिंदू धर्म में बोला क्या हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इस वेद को यानी महाभारत जो वेद है, इस वेद को हम लोग हिंदू धर्म ही यानी हमारे हिंदू धर्म में से जो है पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं। देखो प्यारे साथियों, आपसे यदि पूछे कि महाभारत का संक्षिप्त परिचय दे, आपसे यदि पूछे महाभारत का संक्षिप्त परिचय दे या महाभारत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख या काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह बोला काव्य ग्रंथ काव्य जो ग्रंथ है भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा जो दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, और दुनिया का सबसे लंबा यह जो है क्या साहित्य के बोला ग्रंथ और जो है महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम, ठीक है, बोला क्या ग्रंथों में से एक है। ठीक है, यहाँ तो आपको करना लिखना होगा यदि इसके बारे में वर्णन करने बोलेगा तो। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। इसका रचनाकार ये है, इसका रचना जो है इस काल में हुआ है। तो देखो महाभारत के रचनाकार कौन है, तो जो वेद व्यास हो गया, महर्षि जो वेद व्यास है, ये क्या है हमारे जो महाभारत है उसके रचनाकार है। ठीक है, जो महाभारत है उसके मुख्य रचनाकार हम किसको मानते हैं, तो माना जाता है कि महाभारत जो इसका रचनाकार हो गए
जो है वेद व्यास जी हो गया। ठीक है, तो इतिहासकार का मानना है, ठीक है, हम जानेंगे रचना के बारे में, कब हुआ था, किसने किया था। तो इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। इसका मानना था, इसका इतिहासकारों का मानना था कि ये जो ग्रंथ लिखा गया था, महाभारत जो लिखा गया था, ये, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, मौसिक जो वेद व्यास है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। परंतु अधिकांश, ठीक है, इतिहासकारों का मानना है, लेकिन अधिक से अधिक इतिहासकार का यह मानना है कि यह एक बोला लेखकों की रचना नहीं, एक लेखकों की रचना है। अधिक बोला जो है इसमें कह रहा है कि अधिक से अधिक लेखक जो है उसका मानना है कि यह जो लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ जो है एक लेखक की रचना है। इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। इसमें कह रहा क्या, इस महाभारत में सिर्फ इस धर्म शास्त्र, इसमें जो है शास्त्र में सिर्फ जो है सिर्फ 8,800 श्लोक थे। बाद में क्या छंदों की संख्या बढ़ाकर जो है 1,00,000 हो गई। ठीक है, 8,800 से बढ़ाकर जो है छंदों की संख्या कितना कर दिया, 8,800 से लेकर कितना कर दिया, 1,00,000 के आसपास कर दिया। 1919 में एक बोला है कि महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ। ठीक है, 1919 में जो है इसमें महाभारत के तौर पर जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ। ठीक है, बोला बीएस बोला क्या सुथंकर ने जो है, सुथंकर के नेतृत्व में एक बोला प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, क्या एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, ठीक है, जिन्होंने बोला महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने के लिए समर्थन दिया। ठीक है, क्या किया, एक जो है क्या नाम थे, वी.एन. सुथंकर ने, वी.एन. जो सुथंकर है, ये इतिहास संस्कृत के महान, ठीक है, महान से महान जो क्या है, एक विद्वान है, संस्कृत के महान विद्वान है। उसके नेतृत्व में क्या हुआ, प्रसिद्ध संस्कृत, ठीक है, बोला संस्कृत विद्वान जिन्होंने बोला क्या किया, महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण जो है वो तैयार करने के लिए क्या समर्थन दिया। तो महाभारत का नाम जो है, ठीक है, महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं जो महाभारत है उसका पुराना नाम क्या है। तो प्यारे साथियों जो है महाभारत का पुराना जो नाम है क्या है आपका, ठीक है, जय संहिता था। महाभारत की रचना जो है क्या 1,000 साल जो है तक होती रही। ठीक है, जो महाभारत है उसकी रचना एक ही वर्ष में नहीं बल्कि जो है, ठीक है, हजारों साल तक होती रही। ठीक है, 1,000 वर्ष तक इसमें होती रही। सबसे जो क्या लिखा है, सबसे पहली बार यानी जिसमें किताब यानी पुस्तक जिसमें काव्य की रचना हुआ, यानी उसमें सिर्फ वेद व्यास ने किया और 8,800 श्लोक, ठीक है, इसमें सिर्फ शामिल था। बाद में जो है क्या जो है संस्कृत के महान विद्वान लोग जो है क्या किए, और श्लोक जो इसमें जोड़ते गए और इसका जो है क्या संख्या को ऊपर लेकर चला बढ़ता गया। 100 साल तक होती रही है। ठीक है, लगभग जो है 520 महाभारत से उस समय समाज की स्थिति और सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें क्या मिलता है कि जो है होती रही और लगभग जो 520 जो है ठीक है, महाभारत से उस समय के जो समाज की स्थिति, वो जो समाज है 520 जो समाज थे उसकी स्थिति और सामाजिक नियमों की जो है क्या बोला के बारे में जो जानकारी मिलती है। ठीक है, महाभारत का जो समालोचनात्मक जो है क्या संस्करण। तो देखिए सन जो 1919 ईस्वी के ईस्वी के पद्धति क्या प्रसिद्ध बोला संस्कृत विद्वान बी.एस. ठीक है, बोला सुधांकर ने के नेतृत्व में अपने विद्वानों ने, ठीक है, बी.एस. सुधांकर जो है उसके नेतृत्व में उसके देख रेख में, ठीक है, बोला है विद्वानों ने महाभारत के बोले समालोचनात्मक जो है संस्करण को तैयार करने की बोला क्या परियोजना प्रारंभ कर दिया। इस किताब में क्रम प्रारंभ कर दिया तो 1919 में ये प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न बोले लिपियों की लिखी गई। प्रारंभ में जो है विभिन्न देशों में क्या विभिन्न माध्यम से लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। जो महाभारत है उसके जितने सारे पांडुलिपियां थे उन पांडुलिपियों को जो क्या छाट के अलग लिखा गया। ठीक है, इन्होंने उन श्लोक का जो है चयन किया, उन क्या संस्कृत विद्वानों ने सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। जो सिर्फ क्या उनका सिर्फ चयन किया गया जो सिर्फ पांडुलिपियों में पाए गए, उसका चयन किया गया, बाद को छोड़ दिया। इसका जो प्रकाशन 13,000 पृष्ठ में फैले। ठीक है, अनेक ग्रंथ खंडों में क्या और जिसका प्रकाशन किया जो है एकत्रित करने के जो उसका प्रकाशन किया 13,000 खंडों में किया। कितने हजार खंडों में? 13,000 खंडों में प्रकाशित किया। ठीक है, इसी परियोजना ठीक है कहां से
तो इस परियोजना के अंतर्गत जो है देश के विभिन्न भागों से, जो देश है उसके विभिन्न भागों से प्राप्त जो है पांडुलिपियों के आधार पर, देश के विभिन्न भागों से जो पांडुलिपि था उसके प्राप्त के आधार पर जो है महाभारत का समाचलनात्मक जो संस्करण तैयार करने में लगभग जो 47 सालों का समय लगा। कितना सालों का? 1 साल 2 साल नहीं, लगभग 47 सालों का समय लगा। ठीक है, समाचलन करने में कितना? लगभग 47 साल जो है 47 साल का इसमें समय लगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है क्या इसी पूरी प्रक्रिया में दो बातें जो विशेष रूप से उभर कर आई। इसी प्रक्रिया में दो बातें जो है हम लोग के सामने विशेष रूप से क्या उभर के आई। पहली बात तो यह है कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में जो है समानता थी। तो पहली बात तो यह है कि संस्कृत जो के पाठ थे, पाठ का जो है कि अनेक जो है वंश जो है क्या जो अनेक से टुकड़ा जो है वंशों का जो है क्या समानता मिली। यह इस बात से क्या ही स्पष्ट होता है। यह जो है सिर्फ और सिर्फ जो इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर से कश्मीर, उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर जो है दक्षिण में केरल और ठीक है तमिलनाडु तक भी पांडुलिपि में यह समानता देखने में आई। ठीक है, तो कहाँ से देखने को समानता मिला? तो समूचे जो उपमहाद्वीप है में उत्तर में कश्मीर, ठीक है, और नेपाल से लेकर दक्षिण, ठीक है, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल, ठीक है, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और जो है तमिलनाडु तक जो है भी इस पांडुलिपि जो है इसका समानता देखने को मिला। दूसरी बात यह है कि कुछ शताब्दियों के दौरान जो है महाभारत में क्या प्रेषक में अनेक क्षेत्रीय क्या प्रमोद भी उभर कर जो है सामने आए। इन प्रमोदों का जो है संकलन, ठीक है, संकलन जो है मुख्य पाठ की क्या टिप्पणियों और जो है प्रविष्टियों के रूप में जो है क्या किया गया, प्रविष्ट जो है इस रूप में यह किया गया। और 1300 जो है 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन क्या प्रवेदों का ब्यौरा जो है देता रहा। 13,000 से उस ब्यौरा जो है देता रहा। ठीक है, कुल के बारे में, एक कुल कौन सा कुल? जो वंश होता है उसके कुल के बारे में। ठीक है, बोला एक ही पूर्व पुरुष से उत्पन्न जो है व्यक्तियों का समूह जो है वंश, ठीक है, तो बोला क्या घराना, खानदान संस्कृत ग्रंथों में कुल, ठीक है, शब्दों का प्रयोग, ठीक है, प्रत्येक परिवार के लिए होता है। संस्कृत शब्दों में जो होता है उसी का जो प्रयोग होता है कि कुल के लिए यानी वंश के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए एक ही बोला क्या पूर्व के पुरुष जो है उससे उत्पन्न व्यक्तियों का जो समूह होता है, यानी कोई एक पुरुष है, मान चलो राम है, राम से जितने ठीक है पुरुष का उत्पन्न हुआ है उससे, ठीक है, मान चलो राम का बेटा, उसका बेटा से फिर बेटा, उसके बेटा से फिर बेटा, उसके बेटा से फिर बेटा, इस तरह से उत्पन्न जो है क्या मनुष्य जो है, ठीक है, उत्पन्न जो क्या है मनुष्य है, यानी व्यक्ति जो समूह है उसके समूह को हम लोग क्या वंश कहते हैं, या घराना कहते हैं, या खानदान कहते हैं, या संस्कृत में हमको इसको क्या कहते हैं कुल भी कहते हैं। यानी संस्कृत में इसी शब्द का जो प्रयोग किया है कुल का प्रयोग किया गया है, कुल परिवार के लिए होता है। जाति, तो जाति में क्या आ गया? हिंदू का बोला वो सामाजिक विभाग जो हिंदू है उसका वह सामाजिक विभाग जो पहले बोला कर्मानुसार था। बोला हिंदू का वह सामाजिक विभाग जो पहले जो है क्या कर्मानुसार, क्या जो कर्मानुसार यानी कर्म के अनुसार था, पर अब जो है बोला जन्म अनुसार माना जाता है। अब जो है पहले कर्म के अनुसार था, कर्म अनुसार माना जाता था, अब जो जन्म के अनुसार माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है? अभी जन्म के अनुसार जो माना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग जो है बोला क्या बंधनों, बोला क्या बांधवों, ठीक है, सगे संबंधियों कि एक बड़े समूह के लिए, ठीक है, क्या रहता है। यानी जो है संस्कृत में, यानी हमारे संस्कृत जो भाषा में, संस्कृत भाषा में जाति शब्द का प्रयोग होता है बोला बंधनों, ठीक है, बांधवों, जिसको हम लोग क्या संस्कृत बांधवों, और ये सगे संबंधी जिसको कहते हैं उसके बड़े समूह जो है सगे संबंधी जो है उसके बड़े समूह को हम लोग क्या कहते हैं जाति कह सकते हैं। ठीक है, जाति में रखा गया है। ठीक है, तो वंश यदि बात करें, किसकी वंश की यदि बात करें, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, बोला क्या पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज, पीढ़ी की दर पीढ़ी किसी भी कुल जो है, किसी भी कुल के जो वंशज है, किसी भी कुल के जो है क्या पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के साथ, एक ही वंश के माने जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है किसी भी कुल के पूर्वज, किसी भी जो कुल है उसके पूर्वज, ठीक है, उसके जो किसी भी कुल है उसके जो पूर्वज, ठीक है, इकट्ठे रूप में यानी एक ही जगह में, ठीक है, एक ही वंश के माने जाते हैं। आगे बोलेंगे तृतीय वंशिकता, ठीक है, तृतीय जो है वंशिकता क्या है, तृतीय वंशिकता क्या है। ठीक है, तो तृतीय वंशिकता जो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ है कि वह अंश परंपरा, ठीक है, वंश है परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर बोला क्या पुत्र, बोला क्या पुत्र आदि से बोला चलती। ठीक है, क्या बोला है तृतीय वंश, क्या तृतीय वंश से क्या हो गया का अर्थ होता है कि वह अंश, यानी वह वंश हो गया जो परंपरा, ठीक है, बोला परंपरा जो पिता के पुत्र,
जो परंपरा, और पिता जो है उसके पुत्र, फिर बोला पुत्र, फिर उसका कोई पुत्र, फिर उसका पुत्र, आदि से चलती आ रही है, तो उसका हम लोग पितृवंशिकता कहते हैं। पितृवंशिकता क्या बोलेंगे? पितृवंशिकता कहेंगे। ठीक है। मातृवंशिकता क्या हो गया? जो मातृवंशिकता है, मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग जो है हम सब करते हैं, क्या हम सभी इसका प्रयोग करते हैं जहाँ वंश बोला परंपरा माँ से गुजरती है, जुड़ी हुई है। जो बोला वंश जो है का परंपरा, जिस वंश का परंपरा जो किससे जुड़ी हुई है? माँ से जुड़ी हुई है। जिस परंपरा जो है, जिस वंश का परंपरा किससे जुड़ी हुई है? माँ से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? माँ से जुड़ी हुई होती है, उसे हम लोग क्या, एवं बंधुता, ठीक है, उसे हम लोग क्या होता है? मातृवंशिकता कहते हैं। बंधुता एवं विवाह के बारे में, ठीक है, बंधुता एवं विवाह, ठीक है, क्या होता है? बंधुता एवं किसके बारे में? विवाह के बारे में। तो परिवार, ठीक है, और जो है परिवार क्या होता है? तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है। परिवार क्या होता है? एक बड़े से बड़े समूह जो है उसका एक हिस्सा होता है। परिवार क्या, बड़े से बड़े जो समूह होता है उसका एक हिस्सा होता है, जिसे हम संबंधी भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संबंधी भी कहते हैं। तत्कालिक, ठीक है, बोला तत्कालिक, क्या तकनीकी, तकनीकी जो है भाषा का जो है इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह में कहते हैं। उस भाषा का इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं? जो संबंधी है, संबंधी को हम जाति भी कर सकते, जाति का समूह भी रख सकते हैं, या जाति जो उसके समूह भी कर सकते हैं। परिवार के बारे में जानकारी, ठीक है, जो परिवार है उसके बारे में यहाँ जानकारी। तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो परिवार होता है यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्या होता है? संस्था होती है। परिवार क्या होती है? तो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। यह मतलब क्या, एक ही फैमिली के लोग जो है जहाँ ठीक है भोजन मिल बांट कर करते हैं। तो क्या, एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं, जो भोजन होते हैं, भोजन को मिल बांट कर खाते हैं या मिल बांट कर करते हैं। ठीक है। तीसरा हो गया, परिवार के लोग जो है संसाधनों का इस्तेमाल, ठीक है, मिल बांट कर करते हैं। जो परिवार होते हैं उसका जो परिवार होता है उस परिवार में संसाधन जो होते हैं उसका जो प्रयोग करते हैं मिल बांट कर करते हैं। क्या करते हैं? मिल बांट कर करते हैं। एक साथ रहते हैं तथा एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ भी रहते हैं और एक साथ क्या काम भी करते हैं। परिवार के लोग जो है एक साथ मिलकर जो है पूजा भी पाठ भी करते हैं। परिवार है उसका जो लोग होते हैं, परिवार के लोग सभी लोग जो है एक साथ जो है मिलकर जो पूजा भी करते हैं। और कुछ समाज में चचेरे तथा मौसेरे भाई बहन के भी खून का रिश्ता मनाता है। कुछ जो है क्या, समाज में कुछ समाजों में चचेरे भाई जो और जो मौसेरे भाई होते हैं, बहन जो होते हैं, उसका भी इसमें क्या जो ब्लड होता है, खून जो है खून का रिश्ता माना जाता है। ठीक है, किसका रिश्ता माना जाता है? जो खून है उसका रिश्ता माना जाता है। तो पारिवारिक संबंध जो है नेस वर्गीय जो है एवं जो है रक्त से संबंधित माना जाता है। ठीक है, और जो है पितृवंशिता, जो पितृवंशिता व्यवस्था है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पितृवंश होता है, पिता का वंश, उसके बारे में। ठीक है, पिता वंशिता, ये पिता का जो वंश है उसके व्यवस्था के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? उसके व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो महाभारत की जो मुख्य वाला कथा वस्तु, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु की ने पितृवंशिकता को मजबूत किया है। किसने मजबूत किया है? तो महाभारत की जो मुख्य कथा है वह कथा वस्तु ने केवल पितृवंशिता जो है उसको मजबूत किया है। पितृवंशिता के अनुसार, जो पितृवंशिता है उसके अनुसार जो है पिता की मृत्यु के पश्चात, इसके जो पिता है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उसके संसाधनों पर जो है अधिकार स्थापित कर लेते हैं। क्या कहते हैं? जो पितृवंशिता के अनुसार जो है पिता के जो वंश है उसके अनुसार जो है क्या बोला, पिता की मृत्यु के पश्चात यानी उसके बाद उसके पुत्र जो है उनके संसाधन जितना होता है, उनके संसाधन, उनके धन संपत्ति जो भी होते हैं उनके संसाधन पर क्या होता है, ये अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अधिकार कर सकते हैं। किसके अनुसार कर सकते हैं? तो पितृवंशिता के अनुसार ये कर सकते हैं। राजाओं के संदर्भ में बोला राज सिंहासन भी बोला सम्मिलित था। जो राजा के काल में जो क्या जो राज सिंहासन था वो भी शामिल था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, किसे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उससे जो है अधिकांश राजवंशों वंशिता प्रणाली के अनुसार ही करते थे। बोले जो 6वीं जो शताब्दी था उससे पूर्व यदि बात करें तो मतलब की था, उसकी जो पूर्व यदि बात करें तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था, और उसके बेटा फिर से राजा बनेगा, उसके बेटा फिर से राजा बनेगा। राजा का वंशज ही मतलब क्या पूरे प्रजा पर क्या राज करता था। ये जो मतलब क्या वंशिकता जो था श्री का 6ठी वर्ष से पहले के था। किसके बारे में? राजाओं के बारे में। बात बगे तो संसद के बारे में अभी उस समय भी था, अभी भी है। कई पुत्र के न होने पर एक बोला क्या भाई दूसरे का जो है उत्तराधिकारी हो जाता था। बोला पुत्र यदि ना हो तो पहला जो भाई है, एक जो भाई है दूसरे भाई का जो है उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी जो है बंधु बांधव ठीक है सिंहासन पर अपना अधिकार ठीक है जमाते थे।
कभी कभी जो है भाई ना होने पर जो बंधु बांधव होता है उसके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो क्या करता था, उस पर कब्जा कर लेता या उसका मतलब शासन चलाता था, या उसका मतलब कर्तव्य या उसके पद को संभालता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भी स्त्रियां जैसे जो है मतलब प्रभावती गुप्त सत्ता का जो उपयोग करती, ठीक है, करती थी। कुछ परिस्थितियों के अनुसार जो है यहाँ भी स्त्रियां भी कुछ परिस्थितियों के अनुसार स्त्रियां जो है जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपयोग भी, जो प्रभावती था वो भी गुप्त जो सत्ता उसका भी क्या उपयोग करती थी। चलिए आगे। पृथ्वीवंशिक जो है क्या व्यवस्था की पुत्रियों की स्थिति, मतलब पृथ्वीवंशिक जो है उसकी व्यवस्था में, इसकी व्यवस्था में जो पुत्री है उसका क्या व्यवस्था था, यानी उसका स्तनपान था। तो जहाँ पृथ्वीवंश को अपने बोला क्या आगे, ठीक है, बढ़ावा के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। बोले जहाँ पृथ्वीवंश को यानी पिता जो है उसके वंश को बढ़ाने के लिए क्या पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ जो है, ठीक है, वहाँ उस व्यवस्था में पुत्रिया को बोला क्या अलग तरह से देखा जाता था। यानी उस समय जो है जो पुत्र को जो है अलग नजर से देखा जाता था। यानी पुत्र होते थे वो अपने यानी पिता के वंशज को आगे नहीं बढ़ाते थे। यानी पुत्र को जो इसी प्रकार से जो इसी आधार पर जो है उसके मतलब वंशज का अधिकार नहीं माना जाते थे। प्रत्येक संसाधनों पर जो उसका कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो है किस पर अधिकार पर उसका मतलब जो है, क्योंकि पिता के वंशज को क्या जो पुत्र ही आगे बढ़ाता था, इसीलिए जो है पिता के संसाधन पर ही पुत्र का सिर्फ अधिकार दिया जाता था, पुत्र का नहीं है, क्योंकि पुत्र जो है उसके मतलब क्या पिता के परिवार या पिता के वंशज जो उसको वृद्धि नहीं करते थे, उसके आधार पर जो है पिता के संसाधन पर जो है सिर्फ पुत्र का अधिकार दिया जाता था। ये तब की बात है, अभी की बात नहीं है, ठीक है। अपने गोत्र से बाहर जो उनका विवाह कर देना ही बोला क्या अपेक्षित, बोला जो पुत्र होता था अपने गोत्र जो है अपना गोत्र जो है तो उसके बाहर किसी साथ जो है किसी के साथ विवाह कर देना ही बोला क्या अपेक्षित था। इस प्रथा को बोला विवाह, ठीक है, बोला वही विवाह जो है, ठीक है, पद्धति कहते हैं। और इसी जो है पद्धति को या इसी सिस्टम को, इसी विधि विधान को हम क्या कहते हैं, वहाँ विवाह पद्धति कहते हैं। और इनका जो तात्पर्य था यह था कि बोला ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र बोला की कन्याओं और कम उम्र की कन्या और स्त्रियों की जीवन बहुत बड़ा सावधानी से बोला नियमित किया जाता था, जिससे बोला है उचित समय और जो है उचित व्यक्ति से उतना उसका विवाह किया जा सके, ठीक है, बोला है क्या जिससे कि उसका जो उचित समय में और उचित समय में उचित व्यक्ति से उसका जो क्या विवाह किया जा सके, ठीक है। क्या जैसे इसका प्रभाव जो है यह, ठीक है, हुआ कि इसका प्रभाव धीरे धीरे यह हुआ कि कन्यादान अर्थात जो है विवाह में कन्या के भेंट को, ठीक है, भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक बोला कर्तव्य माना जाता था। और धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते यह हो गया कि जो है इसको जो धीरे धीरे क्या करने लगा, कन्यादान कहने लगा, इसको क्या कहने लगा, कन्यादान जो है कहने लगा। और जो कन्यादान कहते, ठीक है, क्या कहने लगा, कन्यादान कहने लगा। और यह होते होते चलते चलते क्या हो गया, यह जो है एक कर्तव्य बन गया, यानी यह अपना उसका फर्ज बन गया, ठीक है। विवाह में कन्या की भेंट को जो है कन्या की जो भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक जो है कर्तव्य माना जाता था। उसकी भेंट को जो है मतलब धार्मिक जो कर्तव्य माना जाता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या है, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ठीक है। ब्राह्मणों ने समाज के लिए, जो ब्राह्मण होता है पंडित, उसने समाज के लिए विस्तृत आचरण बोला क्या संहिताएं तैयार की, ठीक है। ब्राह्मण ने समाज के लिए विस्तृत जो आचार संहिता तैयार की, जो 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व से इन बोला क्या मानदंडों का बोला क्या संकलन जिन बोला संस्कृत ग्रंथों से किया गया है, वह जो है धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहलाए। बोला क्या गया, ब्राह्मण ने, किसने, ब्राह्मण ने समाज के लिए विस्तृत आचार, ठीक है, बोला क्या संहिताएं तैयार की समाज के विस्तरण के लिए, समाज के सुधार के लिए या समाज को बेहतर बनाने के लिए उसने क्या किया, जो है क्या किया, विस्तृत जो आचार संहिता जो है क्या तैयार की। और 500 वर्ष पहले से रूप से इन बोला मानदंडों का जो है संकल्प जिन बोला संस्कृत ग्रंथों में किया गया था, वह जो है उसी संस्कृत ग्रंथों में क्या धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहलाते हैं। उसी को, ठीक है, जिसको पढ़ के जो है कि इसके बारे में धर्म के बारे में और जो है यानी धर्म के बारे में या जो हमारे जो है समाज के बारे में जाना जाता है, ठीक है, उसे हम धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कहलाते नहीं लगे, ठीक है। आगे गया मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति क्या है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों से बोला सूत्र और धर्मशास्त्रों से में सबसे महत्वपूर्ण बोला क्या मनुस्मृति थी। बोला धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र है
उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण क्या मनुस्मृति थी। ये प्रारंभिक भारत का जो है बोला सबसे प्रसिद्ध बोला क्या, ये प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध बोला वैदिक ग्रंथ है, जिसे संस्कृत भाषा में जो है 200 ईस्वी पूर्व के माध्यम लिखा गया था, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और 200 ईस्वी पूर्व जो है इसी के माध्यम में लिखा गया था। किसके बारे में, मनोवृत्ति के बारे में, मनुस्मृति के बारे में, सॉरी किसके बारे में, मनुस्मृति के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है विवाह के बारे में। इसके बारे में, विवाह के बारे में, इसको हम मैरिज भी कहते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, आमतौर की भाषा में मैरिज भी कहते हैं। तो विवाह का शब्द, ठीक है, विवाह शब्द का उपसर्ग जो है मतलब पूर्वहक वह धातु से बना है, ठीक है, पूर्वहक वो जो है धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो वधु होता है, वधु को, ठीक है, सॉरी वधु को वर के घर ले जाना अथवा पहुंचाना। प्राचीन भारत में वर्णिका जो है, प्राचीन भारत में वर्ण जो है 16 सामाजिक संस्कारों में बोला क्या, प्राचीन भारत में वर्ण जो है 16 सामाजिक संस्कार में, ठीक है, विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार थी। जो विवाह था एक महत्वपूर्ण संस्कार था। विवाह संस्कार के द्वारा ही, कौन सा जो विवाह संस्कार है उसके द्वारा ही स्त्री एवं पुरुष, विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री एवं पुरुष जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और विवाह के द्वारा ही, विवाह के बंधन के बंधने के बाद, जो विवाह है उसके बंधन में बंधने के बाद जो है, यानी क्या गलत है जो है, स्त्री और पुरुष जो है गृहस्थ जीवन को, यानी गृहस्थ जीवन में क्या प्रवेश करते थे, किस जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में उसमें प्रवेश करते थे, ठीक है। ब्राह्मणों ने समाज के लिए जो है विस्तृत, ठीक है, विस्तृत आचार बोला संहिताएं तैयार की। लगभग 500 ईस्वी से बोला किया गया। इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र, ठीक है, धर्मशास्त्र मानक संस्कृत ग्रंथों में लिखा तैयार किया गया। इनमें बोला महत्वपूर्ण बात ये मनोवृत्ति थी, जिनका बोला संकलन लगभग जो है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर बोला 200 ईस्वी के बीच जो है हुआ। बोला मनुस्मृति जो है में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। इसमें आपसे पूछ सकता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो प्यारे साथियों, मनुस्मृति में 8 प्रकार के जो विवाह है, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह जो का वर्णन किसमें किया गया है, तो मनुस्मृति में किया गया है। किसमें किया गया है, मनुस्मृति में किया गया है। तो विवाह के नियम इसमें बताया गया। तो ये विवाह का नियम क्या है आप जानेंगे हम लोग विवाह के नियम के बारे में। जो विवाह है उसके नियम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग विवाह के बारे में जानेंगे। तो विवाह के नियम जो है, दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र, ठीक है, जो है धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपने बोला स्वीकृत देती है। कौन स्वीकृत देती है कि धर्म जो शास्त्र होता है या धर्म जो सूत्र होता है, कौन धर्म सूत्र और जो धर्म शास्त्र है, ठीक है, विवाह के 8 प्रकारों को जो है, विवाह के कितने प्रकार को, 8 प्रकारों की ये स्वीकृत देती है, ठीक है, आज्ञा देते हैं। इनमें से पहले 4 जो है उत्तम माने जाते हैं। इनमें जो पहले जो है 4 विवाह जो है उसको उत्तम विवाह माना जाते हैं, और जो है बाकी, ठीक है, बाकियों को मतलब ठीक है निंदित माना जाता है। ठीक है, 8 है, 8 में से 4 जो विवाह है, 4 प्रकार के जो विवाह है उसको परफेक्ट यानी जो है बेहतरीन विवाह यानी उत्तम विवाह माना जाते हैं, और 4 प्रकार जो विवाह होते हैं उसको निंदित विवाह माना जाता है। ठीक है, कैसा विवाह माना जाता है, उसको निंदित विवाह माना जाता है। संभव है कि ये विवाह जो है पद्धतियां उन लोगों में मतलब प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को जो है, ठीक है, अस्वीकार करते थे। जो किसको, ब्राह्मण्य जो नियम है उसको क्या अस्वीकार करते थे। तो अंत विवाह, ठीक है, ये क्या है, अंत विवाह के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि अंत विवाह किसे कहते हैं। तो ये क्या है, या अंत विवाह के बारे में लिखिए। तो अंत विवाह जो होते हैं में वैवाहिक संबंध समूह माध्यम होता है। अंत विवाह में व्यवहारिक जो है संबंध जो है समूह माध्यम होता है। ये समूह एक गोत्र जो है कुल, एक गोत्र कुल अथवा जो है एक जाति या फिर बोला है एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। अंत विवाह कह सकते हैं। अंत विवाह में व्यवहारिक संबंध का समूह जो होता है माध्य होता है, यानी उन्हीं के माध्य होता है। ये समूह एक गोत्र कुल में अथवा जो है एक जाति या फिर एक स्थान पर बसने वाले लोगों में होता है। इससे जो अंत विवाह जो हो सकता है यानी एक ही गोत्र के लोगों में हो सकते हैं, या एक ही जाति के बिरादरी के हो सकते हैं, या एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों से मतलब के आसपास हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंत विवाह कर सकते हैं। ठीक है, बाह्य विवाह यानी इसे प्रथम, ठीक है, इस प्रथा में अपनी ही जाति गोत्र से बाहर विवाह होता है। बोला है अपनी जाति, अपना जो गोत्र उससे बाहर वाले गोत्र से या अपनी जाति के बाहर वाले जाति से क्या इसका विवाह की जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या गंधर्व विवाह भी कर सकते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार के विवाह को वाही विवाह या गंधर्व विवाह भी कहते हैं। ठीक है, आगे जो है जब वर व कन्या
जब वर व जो है कन्या तथा जो कन्या होते हैं, कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित ठीक होकर विवाह करते हैं। जब वर या जो वर और जो कन्या होते हैं एक दूसरे के गुणों पर, ठीक है, एक जो दूसरा होता है उसके गुणों पर ठीक आकर्षित होकर विवाह करते हैं, तो वह गंधर्व ठीक है विवाह था। जो कौन सा विवाह था? गंधर्व विवाह था। अर्थात गंधर्व विवाह एक तरह का जो है प्रेम विवाह होता है। अर्थात जो गंधर्व विवाह होता है एक तरह का कौन सी विवाह होती है? प्रेम विवाह होती है, जिसमें जिसमें वर को कन्या ठीक है कन्या के माता पिता की अनुमति के बगैर ही विवाह कर लेता है। और ऐसे विवाह में क्या होता है? जो वर होता है कन्या के माता पिता के बगैर ही क्या होता है? उसकी अनुमति के बगैर ही या उसकी अनुमति के बगैर ही या उसकी अनुमति के न मिलने से, मतलब जो है उसके सहमति के बगैर बिना क्या होता है? वो उससे विवाह कर लेते हैं। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। अगला विवाह में बहुपति ठीक है बहुपति प्रथा। बहुपति जो प्रथा एक ऐसी विवाह है, तो बहुपति प्रथा में एक ही स्त्री के जो है कई पति होते हैं। इसमें बहुपति प्रथा में क्या होती है? बहुपति प्रथा विवाह में क्या होती है? एक ही पति के जो है एक ही पति के जो है एक ही स्त्री के जो है कई पति होते हैं। यह प्रथा जो है कम ही मतलब प्रचलन में थी। ये जो मतलब प्रथा था, ये जो विवाह था सिर्फ और जो है कम समय के लिए चला और कम ही प्रथा के थे। महाभारत में द्रौपदी के जो है इसका उदाहरण है। महाभारत में द्रौपदी जो है इसका क्या थे? उदाहरण थे। बहुपत्नी जो है प्रथा क्या? बहुपत्नी प्रथा ठीक है। इस प्रथा के तहत जो है एक पुरुष के स्त्रियों से विवाह कर सकता था। बोला बहुपत्नी जो प्रथा, इस प्रथा के तहत जो है एक जो है क्या पुरुष जो है क्या स्त्रियों से विवाह कर सकता था। महाभारत में बोला क्या विचित्र वह जो है कि दो पत्नियां जो है थी। महाभारत में जो विचित्र वे है उसकी कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। राजा पांडु की भी बोला कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। इस तरह का विवाह जो है क्या बहुपत्नी प्रथा कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बहुपत्नी प्रथा विवाह कहला सकते हैं। ठीक है, अगला में चलेंगे हम लोग। जो गोत्र क्या है? किसके बारे में? गोत्र के बारे में। ठीक है, गोत्र क्या है? गोत्र एक ब्राह्मण ठीक है पद्धति है। गोत्र क्या है? गोत्र से आप क्या समझते हैं? गोत्र किसे कहते हैं? ये एग्जाम में केवल पूछे भी जा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। गोत्र एक जो ब्राह्मण पद्धति ठीक है जो लगभग 100 ईसा पूर्व जो है के बाद प्रचलन में आई। गोत्र एक जो है ब्राह्मण पद्धति है, ब्राह्मण का दिया हुआ सिस्टम है, पद्धति है जो लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व ठीक है के बाद, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद जो है क्या किससे प्रचलन में आई? ठीक है, हमारे सामने जो प्रचलन में आया। ठीक है, इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्जित किया जाता था। इसके तहत लोगों को जो है क्या गोत्र में बांटा गया। किसमें बांटा गया? गोत्र में बांटा गया। प्रत्येक गोत्र एक ठीक है वैदिक ऋषि के नाम पर से बोला होता था। प्रत्येक जो गोत्र होता था एक जो वैदिक ऋषि उस ऋषि के नाम पर होता था। नहीं उसका जो गोत्र है वह जो मतलब गोत्र उस ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है, ऋषि के नाम पर होता था। इस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज ठीक माने जाते थे। और इस जो गोत्र है उसके जो वंशज जो होते थे जो ऋषि के नाम से जाने जाते थे, यानी उसका जो वंशज जो है उसी ऋषि के माने जाते थे। यानी कह सकते हैं हम लोग जो है उस ऋषि के पुत्र है। ठीक है, हम लोग जिस गोत्र से बिलोंग करते हैं यानी हम क्या उस ऋषि के हम लोग क्या पुत्र है। ठीक है, अगला है गोत्र के नियम। किसके नियम? जो गोत्र है उसके नियम। ठीक है, तो गोत्र के नियम जो है गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि गोत्र के कितने नियम थे? महत्वपूर्ण थे। तो गोत्र के जो है उसके 2 ही नियम क्या थे? महत्वपूर्ण थे। पहला हो गया विवाह के पश्चात जो है स्त्रियों को पति के स्थान पर जो है ठीक है देखो पहला क्या था? विवाह के पश्चात जो है विवाह उसके बाद जो है स्त्रियों को पिता के स्थान पर जो है किसके स्थान पर? पिता के स्थान पर जो है पर ठीक है पति के बोला गोत्र का नाम जो है माना जाता था। और एक ही गोत्र के सदस्य जो है आपस में विवाह से संबंध नहीं कर सकते थे। बोले एक ही गोत्र के जो क्या व्यक्ति थे वो आपस में विवाह या संबंध नहीं कर सकते थे, या संबंध नहीं बना सकते, या फिर विवाह नहीं कर सकते थे। स्त्रियों का गोत्र ठीक है किसका गोत्र? स्त्रियों का गोत्र। ठीक है, देखिए क्या बोला है? स्त्रियों का जो गोत्र है तो विवाह के पश्चात जो है स्त्रियों का गोत्र जो है पिता के स्थान पर ही मतलब पति के गोत्र जो माना जाता था। विवाह के बाद जो है स्त्रियों का जो गोत्र होता है वो पिता के स्थान पर जो पिता का गोत्र था उसके स्थान पर जो है जो पति है उसके स्थान पर उसका गोत्र माना जाता था। लेकिन जो है सातवाहन इनके अपवाद कहे जा सकते थे। जो सातवाहन थे लेकिन सातवाहन उसके जो अपवाद कहे जा सकते थे। ठीक है, सातवाहन जैसा नहीं था। पुत्र के नाम से जो है पुत्र के नाम के आगे जो है माता का गोत्र बोला क्या होता था? बोला क्या पुत्र जो है उसके आगे जो है उसके सामने जो है किसका सातवाहन में क्या होता था? माता गोत्र, जो माता है उसका गोत्र होता था। उदाहरण के लिए क्या गोमती पुत्र बोला सात करनी, किसका? जो गोमती पुत्र है उसका सात करनी जो है। एवं जो वरिष्ठ पुत्र जो है क्या वरिष्ठ पुत्र जो है क्या कुलु वामी। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं
विवाह के पश्चात, ठीक है, विवाह के पश्चात भी सातवाहन जो है रानियों ने अपने पति के स्थान पर जो है पिता का ही गोत्र जो है अपनाया। सातवाहन ने क्या किया, अपने पुत्र के लिए जो है अपने पिता का गोत्र जो उसके बेटे पर था वही क्या जो गोत्र को अपनाया, बल्कि ना कि जो है अपने पति के जो गोत्र को नहीं बल्कि अपने पिता के गोत्र को यहाँ अपनाया गया। यहाँ भी ठीक है पता चला कि कुछ बोला क्या रानियां एक ही बोला, कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह जो था ठीक है बोला वाही विवाह पद्धति के नियम के बोला विरुद्ध था। ये जो वाही विवाह जो है उसके नियम के ये बिल्कुल क्या विरुद्ध था। यहाँ है इतिहास, ठीक है, यहाँ एक क्या माता को महत्वपूर्ण स्थान समझा था, तो इतिहास ठीक है बोला इसमें इतिहास में बहुत ऐसे बोला किस्म है जो इतिहास में बहुत ऐसे किस्से हैं जिसमें पता चलता है कि बोला 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व की जो है बोला शुरुआती समाज में इसके 600 ईस्वी पूर्व से उसके समाज में माता को महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण समझा जाता था। जो माता है उसको जो है ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था, ठीक है, माता को जो है ज्यादा क्या समझा था, महत्वपूर्ण समझा जाता था। और ऐसे ठीक है ऐसा ही एक किस्सा है बोला किस्सा है सातवाहन। ऐसा है क्या है उसमें से किस्सा है सातवाहन। राजाओं का जो है सातवाहन राजा जो है अपने नाम से पहले जो है अपनी माता का नाम ठीक है लगाते थे। जो सातवाहन थे उसके राजा सातवाहन की जो प्रजा थे राजा थे अपने नाम से पहले जो अपना माता है उस अपने नाम से पहले यानी अपने पिता का गोत्र अपना नाम से पहले जो है अपना पिता का गोत्र नहीं बल्कि अपने माता जो है उसका गोत्र लगाते थे, ठीक है, जिससे वह पता चलता कि ठीक है माताओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिससे यह पता चलता है कि उस समय जो है माता जो है उसके माताओं को यानी पिता से ज्यादा माताओं को जो है माताओं को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो पहला साथ जो है पहला अध्याय में हम लोग क्या यानी पार्ट ठीक है चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पहला क्लासेस कर चुके हैं और अभी जो क्लास आपका जो 35 से 38 मिनट के आसपास जो क्लासेस हो चुका है, ठीक है। तो आधा जो है चैप्टर आपका बच चुका है, ठीक है। आधा चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और जो आधा चैप्टर हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में जो हम लोग क्या पूरा का पूरा अध्याय पढ़ेंगे और पार्ट 3 में जो है संपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हम पार्ट 3 के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस अध्याय में सिर्फ इतना ही था, इस क्लास में सिर्फ इतना ही था। फिर हम लोग मिलेंगे जल्द जो है अगले दिन इसका पार्ट 2 में और फिर अगले दिन मिलेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो और हमेशा खुश रहे।